ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स में। जहाँ तक पिछले लेक्चर में हम लोग थे, तो हम लोगों ने डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स में स्टार्ट किया और काफ़ी कुछ हमने अभी तक देखा, हमने सीखा। हम लोगों ने सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हमने समझा। उसके बाद हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा, हमने लेंज लॉ को समझा। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग सिंपल लूप जनरेटर पे आए। सिंपल लूप जनरेटर से होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंपल लूप जनरेटर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपल लूप जनरेटर से हम ना कभी जनरेट करते हैं और ना कभी करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, आपको समझ में आए सारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट बना के चलते हैं कि एक कॉइल को हम लोग लेंगे, एक वायर को लेंगे और उसको रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह हम मोड़ के ट्विस्ट करके बना देंगे और वो सिंपल लूप हो गया। और जब उस सिंपल लूप को हम लोग किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करें या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस सिंपल लूप को मूव कराएंगे। डेफिनेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा और एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उस सिंपल लूप को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया, इसलिए उसका नाम सिंपल लूप जनरेटर है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक सिंपल लूप से हम लोग जनरेट कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या है, बहुत सारा लिमिटेशंस भी है। हमें पता है कि एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो इसके बराबर होगा। एक पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए हमें डेफिनेटली बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तभी एक एप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ ईएमएफ हम जनरेट कर पाएंगे। अगर हमारा कॉइल एक ही रहे तो जाहिर है हमें बहुत ज़्यादा d∅dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कराना होगा, तब जाके एक एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ ईएमएफ हम इंड्यूस कर पाएंगे, एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सब वजहों से सिर्फ वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके कि जो हम पहले आपको बताया करते थे, मैंने जो आपको पहले समझाया कि दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होगा। वो कैसे होता है, तो सिंपल लूप जनरेटर से बहुत आसानी से, क्योंकि वहाँ एक ही कॉइल है ना, दो ही कंडक्टर है, तो सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म अगर जनरेटर का कोई है तो सिंपल लूप जनरेटर है। और वहाँ बहुत आसानी से हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करके यूज़ करके इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं। वहाँ हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करके भी देख सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो डेफिनेटली अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही था। वहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड का वेरिएशन आ रहा है, किस तरह से डायरेक्शन का वेरिएशन आ रहा है, किस तरह से पोलरिटी का वेरिएशन आ रहा है, किस तरह से हमें अल्टरनेट हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से कॉइल को रोटेट कराएं तो हमेशा और हमेशा जो वेव फॉर्म मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो साइनसोइडल होगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनसोइडल है तो डेफिनेटली करंट भी साइनसोइडल फ्लो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। लास्ट में पिछले लेक्चर के एंड में हमने देखा कि किस तरह से हमने इंड्यूस तो कर लिया सिंपल लूप जनरेटर में, ईएमएफ को हमने इंड्यूस तो कर लिया, लेकिन डेफिनेटली किसी भी जनरेटर में जब हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो डेफिनेटली उसे यूटिलाइज भी करना होगा, उसका उपयोग करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वहाँ से सिंपल लूप जनरेटर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई उसको एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग भेजेंगे, सो दैट कि हम कहीं भी यूजफुल वर्क करा सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके। तो हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल सर्किट में भेजने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास जो सिंपल लूप जनरेटर का जो कॉइल था वो रोटेटिंग था। डेफिनेटली रोटेट करेंगे तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा और तभी तो एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एक रोटेटिंग सर्किट है जो जनरेटर के अंदर है, और दूसरा आपका एक्सटर्नल सर्किट है जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है, वो स्टैटिक सर्किट है। तो वहां हमने देखा कि उस तरह से, इस तरह की जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक रोटेटिंग सर्किट है, एक स्टैटिक सर्किट है, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि स्लिप रिंग को हम लोग यूज़ करके कनेक्ट करते थे। हम लोग दो स्लिप रिंग लेते थे, क्योंकि डीसी में डेफिनेटली आपको दो टर्मिनल्स चाहिए, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो दो टर्मिनल चाहिए, एनी हाउ आपको सर्किट कंप्लीट करना है तभी करंट फ्लो हो पाएगा। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तभी और सिर्फ तभी करंट का फ्लो हो पाएगा। तो हमने देखा कि हम लोगों ने स्लिप रिंग यूज किया, दो स्लिप रिंग, दो ब्रशेस को हमने रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों को पता है स्टार्टिंग से ही कि दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर के अंदर, उसके कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही इंड्यूस होगा। वहां भी हो रहा था, डेफिनेटली होना भी चाहिए, लेकिन स्लिप रिंग की वजह से जो इंड्यूस हो रहा था ना, एग्जैक्टली वही हम एक्सटर्नल सर्किट में भेज पा रहे थे।
यानी एसी इंड्यूस हो रहा था, एसी साइनसोइडल वोल्टेज, और उसी को हम लोग भेज पा रहे थे एक्सटर्नल सर्किट में। उसी की वजह से अल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट फ्लो हो रहा था, उसी करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो करा पा रहे थे। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है कि हमें डीसी जनरेटर बनाना है। तो डेफिनेटली इस अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ को, इस बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को हमें यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करना होगा। हम लोग जानते हैं कि बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ में, या बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वही रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। रेक्टिफिकेशन के लिए हमने देखा कि इस मशीन के, इस रोटरी मशीन के रोटेटिंग एबिलिटी का ही फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं हम उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल में बदल सकते हैं। और कैसे, तो हम लोगों ने सबसे पहले यूज़ किया उन 2 स्लिप रिंग को रिप्लेस करके एक स्प्लिट रिंग हमने यूज़ किया। स्प्लिट रिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा था, सबको याद होगा कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में बीच से हमने पार्टीशन कर दिया और बीच के पोर्शन को हटा के वहाँ हमने इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया। खासकर ज़्यादातर केसों में, मैक्सिमम केसों में हम लोग माइका रखते हैं। ठीक है, तो माइका का इंसुलेशन हमने वहाँ प्लेस कर दिया। नतीजा हुआ अब 2 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पूरा का पूरा हमारा जो स्लिप रिंग पहले हुआ करता था, अब स्प्लिट रिंग बन गया, 2 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हमने देखा कि सिर्फ इतना करके हमने वहाँ रेक्टिफिकेशन कर दिया, हमने बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदल दिया। ठीक है, और हमने देखा कि हालांकि हमें प्योर डीसी तो नहीं मिल रहा है, इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के चलते हमें प्योर डीसी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ इतना तो हम श्योर हैं कि अब हमने बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल में बदल दिया। यानी अब निगेटिव पोलरिटी का करंट, नेगेटिव पोलरिटी का वोल्टेज हमने वहाँ से एलिमिनेट कर दिया, हमने वहाँ से हटा दिया। और ये जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है ना, जहाँ एक मैकेनिकल डिवाइस को यूज़ करके हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उस मशीन के रोटेशन का फ़ायदा उठा के, वो डिवाइस कहा जाता है कॉम्यूटेटर। और कॉम्यूटेटर का सबसे बेसिक फॉर्म है वो स्प्लिट रिंग। जिस तरह प्रैक्टिकल जनरेटर का सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म है वो सिंपल लूप जनरेटर, उसी तरह आगे चल के हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटर, और कॉम्यूटेटर का सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म है स्प्लिट रिंग। याद रहेगा? तो ये हमने पिछले लेक्चर्स का रिव्यू कर लिया। आज हम लोग मेन जनरेटर, एक्चुअल जनरेटर पे आ जाएंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल जनरेटर है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक सबकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है? ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर पे यानी एक्चुअल जनरेटर पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, हमेशा आपने देखा है कि साइंस और इंजीनियरिंग में ज़्यादातर क्या होता है ना, कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आइडियल केस लेके चलते हैं। आइडियल केस से हम जब सारे लॉज को सीख लेते हैं, सारे रूल्स को सीख लेते हैं, जब सारा कंसेप्ट हमें पता चल जाता है, सारा फिनोमिनन हमें पता चल जाता है, तब हम लोग एक्चुअल केस की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि हमें पता है, हमारा लिमिटेशन है, साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स में लिमिटेशन है कि कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है, कभी भी आइडियल केस एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए, रूल्स को सीखने के लिए, फेनोमेनन को समझने के लिए डेफिनेटली पहले हमें आइडियल कंडीशन को समझना पड़ता है, आइडियल चीज़ों को देखना पड़ता है, आइडियल मशीन्स, आइडियल इक्विपमेंट्स को देखना पड़ता है, और फिर फर्दर एक्चुअल मशीन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर में आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल जनरेटर से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में डीसी जनरेटर वर्क कैसे करता है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है, और किन किन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो उनको कंस्ट्रक्शन को गवर्न करते हैं, और बेसिक प्रिंसिपल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब अगला टॉपिक दे दीजिए प्रैक्टिकल जनरेटर। ठीक है, अगला टॉपिक दे दीजिए प्रैक्टिकल जनरेटर। तो अब हम लोग सीधे मूव कर जाएंगे एक्चुअल मशीन पे, यानी प्रैक्टिकल जनरेटर पे। ये प्रैक्टिकल जनरेटर का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी कट करके इंटरनल पार्ट्स आपको दिखाया गया है। ये क्लियर है, विजुअलाइज हो रहा है, सबको दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है डीसी जनरेटर का। यहाँ डीसी मशीन है। ठीक है, डीसी मशीन है। डीसी मशीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे ऊपर से हमें दिखता है वो डेफिनेटली आउटर कवर रहता है। ठीक है, मशीन का जो आउटर कवर है, आउटर कवर को हम लोग देखेंगे आगे चल के टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। इवन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क में भी हमने टर्मिनोलॉजी देखा था। हमने देखा था कि नेटवर्क क्या है, सर्किट क्या है, सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं, उसमें भी हमने देखा था बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या है, नोड क्या है, जंक्शन क्या है। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। ठीक है, तो एक सर्टेन सेट्स ऑफ वर्ड्स हैं, सर्टेन सेट्स ऑफ टर्म्स हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। मशीन की टर्मिनोलॉजी में इस आउटर फ्रेम को हम लोग कहेंगे योक। ठीक है, मशीन की टर्मिनोलॉजी में इस आउटर फ्रेम को हम लोग कहते हैं योक।
ये आउटर फ्रेम है। आगे चल के हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे कि आउटर फ्रेम का दो काम होता है, एक तो मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कवर प्रोवाइड करना, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को प्रोवाइड करना। इसके थ्रू होके ही मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, दो रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तो ये आपका आउटर फ्रेम और योक हो गया। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग पहले भी देख चुके हैं सिंपल लूप जनरेटर के समय या फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के समय भी हम लोग देख चुके हैं कि कम से कम दो चीज़ें तो चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है रोटरी मशीन में एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंडक्टर या सेट ऑफ कंडक्टर्स जिनको हम उस फ्लक्स के अंदर मूव कर सके सो दैट की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो और एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो। तो एटलीस्ट दो चीज़ें तो चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका आउटर कवर हो गया। आउटर कवर के बाद डेफिनेटली हम लोग मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने जहाँ भी सिंपल लूप जनरेटर देखा, ज़्यादातर में हमने देखा कि परमानेंट मैग्नेट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डीसी जनरेटर में जाएंगे, ठीक है, डीसी मशीन्स में और प्रैक्टिकल जनरेटर में, यानी जिस जनरेटर को हम लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर को देखेंगे ना, वहाँ हमारा काम परमानेंट मैग्नेट से नहीं चलने वाला है। क्यों? आना चाहिए सवाल आपके मन में, बताइए क्यों? किसी के मन में सवाल उठेगा ना? मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर से पहले क्वेश्चन समझना चाहिए। अब हम लोग जैसे ही प्रैक्टिकल जनरेटर में आएंगे, हमने देखा ना कि सिंपल लूप जनरेटर में बहुत आसानी से हम लोग क्या करते थे, इस तरह से परमानेंट मैग्नेट्स बना देते थे। ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, अगेन दूसरा लेते थे, परमानेंट मैग्नेट बना देते थे, ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, इसके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इस तरह से। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल जनरेटर में आएंगे ना, कर सकते थे परमानेंट मैग्नेट से, उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। लेकिन जैसे ही एक्चुअल जनरेटर में यानी प्रैक्टिकल जनरेटर में आएंगे ना, ये हम लोग नहीं करते हैं। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेने का। हालांकि परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहाँ, परमानेंट मैग्नेट भी बनेगा। लेकिन फिर भी जो बड़ी मशीनें हैं, जो डीसी जनरेटर्स एक्चुअल यूज़ में हम लोग लाने वाले हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में लाने वाले हैं, उसमें हम लोग प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? वो भी वही काम करेगा, परमानेंट मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कोई रीज़न बता सकता है एनीवन? क्या परमानेंट मैग्नेट के लिए? एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा। अच्छा चलिए, और कोई बताइए, और कोई बताइए। कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। और कोई बताइए। एक रीज़न चलो निशा का सही है, एक रीज़न ये है, लेकिन इसके अलावा भी एक रीज़न है जो कि बेसिक रीज़न है। और कोई बताइए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक तो इसका कहना, निशा का कहना एकदम सही है कि होगा क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जब हम लोग यूज़ करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको उसका प्रिंसिपल पता है कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का बहुत आसान तरीका है, कोई भी एक वायर लेंगे, इस वायर को इस तरह से सोलेनॉइड के फॉर्म में बना देंगे और इसको एनर्जाइज कर देंगे। एनर्जाइज करने का मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट कर देंगे, एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यानी वोल्टेज मिलेगा, डेफिनेटली करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होने की वजह से करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। राइट हैंड कर्ल से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो इधर नॉर्थ बन गया, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो इधर नॉर्थ बन गया यानी इधर साउथ बन गया। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यहाँ क्या है, अगर हमारा वोल्टेज सोर्स वेरिएबल है या वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट भी होगा तो एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, रेजिस्टेंस को वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, या तो वोल्टेज सोर्स को वेरिएबल रखें या रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखें, किसी भी तरह से हम वैरी करा के यहाँ पे करंट को वैरी कराएंगे और हमें पता है कि योर फ्लक्स पर यूनिट पोल इज प्रोपोर्शनल टू NI, यानी करंट को वैरी करा के हम लोग फ्लक्स को वैरी करा सकते हैं और अपने ही हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। एक फायदा तो ये है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बाद में आएगी ये सब चीज़ें, उससे भी इंपॉर्टेंट एक बेसिक है। बेसिक क्या है कि देखो, अगर परमानेंट मैग्नेट्स को हम लोग यूज़ करने लगे ना एक्चुअल मशीन्स में, तो परमानेंट मैग्नेट से उस एक्चुअल मशीन में ईएमएफ को जनरेट करने के लिए जितनी हमें फ्लक्स डेंसिटी चाहिए ना,
उतना परमानेंट मैग्नेट से हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फ्लक्स से भी इंपॉर्टेंट है फ्लक्स डेंसिटी, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में फ्लक्स का स्ट्रेंथ कितना है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है। क्योंकि आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो डेफिनेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर है। डेफिनेटली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज में फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, और फ्लक्स की डेंसिटी जितना हम हायर रखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। परमानेंट मैग्नेट से जितनी रिक्वायर्ड है फ्लक्स डेंसिटी, उतनी फ्लक्स डेंसिटी को प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल होता है। हाँ, अगर उतना प्रोड्यूस करने का कोशिश भी करेंगे परमानेंट मैग्नेट से तो उसके साइज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और उतना साइज, उतने बड़े साइज को हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे अपने मशीन में कॉइल्स और वाइंडिंग का जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगर इतना छोटा मशीन है और अगर आपको मैग्नेट इतना बड़ा देने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितनी फ्लक्स डेंसिटी की हमें रिक्वायरमेंट है ना परमानेंट मैग्नेट से, उतनी फ्लक्स डेंसिटी, उतनी सफिशिएंट फ्लक्स डेंसिटी हमें नहीं मिल पाती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम आराम से जितनी ज़रूरत होगी उतना फ्लक्स और उतनी फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं। गॉट दैट? ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट से भी बना सकते थे लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन ये है, यानी मेनली हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेंगे इसमें, यानी आपका आउटर फ्रेम योक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग लेंगे, और डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास पोल्स होना चाहिए, सेट ऑफ पोल्स होना चाहिए। हमने देखा कि हर बार मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर क्या होता है, हमेशा अ पेयर ऑफ पोल्स की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर हम लोग आए ना और मैग्नेटिक सर्किट में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे दो चार्जेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में अगर हम लोग देखें तो दो चार्जेस अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में है, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, एक का मैग्नीट्यूड Q2 है, और इनके बीच में अगर R डिस्टेंस है और इनको अगर हमने वैक्यूम में प्लेस किया है तो डेफिनेटली कूलम्स लॉ के हिसाब से इनके बीच में फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में अगर आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, हालांकि आगे आपको बताएंगे कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करता है, हमें कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। तो अगर आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये भी अगर R डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को भी डिटरमाइन किया सर चार्ल्स ऑगस्टस कूलम ने ही। जिस तरह से ये कूलम फोर्स है सर चार्ल्स ऑगस्टस कूलम ने किया था, इसको भी टॉर्साइन बैलेंस यूज करके सर चार्ल्स ऑगस्टस कूलम ने डिजाइन किया था, प्रपोज किया था, फॉर्मुलेट किया था इस मैथमेटिकल फॉर्मूला और इस रिलेशन को भी। ये भी अगर वैक्यूम में है तो इनके बीच में भी जो फोर्स लगेगा ना वो भी यही होगा। देखो कितना सिमिलर है दोनों इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह आगे चल के हम लोग बहुत सारी सिमिलरिटी देखेंगे। जो रोल यहाँ पे कूलम फोर्स का है दो चार्जेस के बीच में, वही रोल यहाँ पे कूलम फोर्स का है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। ठीक है, जो रोल यहाँ आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वही रोल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। जो रोल वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, वही रोल यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल का है। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी। जिस तरह यहाँ पे करंट फ्लो होता है उस तरह यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होता है, बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पे कहीं भी चार्ज को हम अकेले रख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, यानी किसी भी चार्ज को सेपरेट कर पाना, आइसोलेट कर पाना, अलग कर पाना एकदम आसान है, एकदम पॉसिबल है। लेकिन यही लिमिटेशन, यही एक बेसिक डिफरेंस है मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, कि यहाँ हम लोग बोल तो देते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। मैग्नेटिक पोल्स जब भी रहेगा पेयर में ही रहेगा। मींस अगर हम चाहें कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना हुआ है, यहाँ पे साउथ पोल बना हुआ है, अगर हम चाहें कि इन दोनों को अलग कर दें, इसको काट दें इससे या तोड़ दें, तो जितना टुकड़ा बचेगा ना, जितना टुकड़ा बनेगा ना, सब में अपने आप एक नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और एक साउथ डेवलप हो जाएगा। कितना भी छोटा टुकड़ा कर लें, सब में एक नॉर्थ बन जाएगा, सब में एक साउथ बन जाएगा। इसको भी फर्दर और तोड़ेंगे ना, 4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में, सब टुकड़े में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक सर्किट में कि हम पोल को आइसोलेट कर सकें।
तो हम लोग क्या करते हैं, ये टॉर्साइन बैलेंस के लिए, अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक ऐसा मैग्नेटिक पोल होता ना जो बहुत थिन और बहुत लॉन्ग है। डेफिनेटली यहाँ भी नॉर्थ पोल होगा और यहाँ साउथ पोल होगा, तो इसको एज्यूम करके हम लोग चलते हैं और मानते हैं कि आइसोलेटेड पोल होगा। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है पोल्स को आइसोलेट कर पाना। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, चार्जेस हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड बनेगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, और पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में बनेगा। ये 2 डायमेंशन है, इसमें सर्कल है, 3 डायमेंशनल में यानी पूरे आपके स्फीयर के फॉर्म में बनेगा, बन जाएगा। इसको ये इंडिपेंडेंट है, एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। लेकिन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, एक पोल का बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो अकेले नहीं रह सकता है, इसीलिए जरूरत होती है हमेशा पेयर ऑफ पोल्स की। यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कहीं ना कहीं किसी ना किसी साउथ पे जरूर टर्मिनेट करना होगा, किसी ना किसी साउथ पे जाके जरूर टर्मिनेट करना होगा इस मैग्नेटिक फील्ड को। इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक पोल्स पेयर में ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता है। ठीक है, तो जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करेंगे मशीन के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए, तो हमेशा हमें पेयर ऑफ पोल्स चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें पोल क्रिएट करना होगा, यानी मैग्नेटिक पोल क्रिएट करना होगा। तो एक्चुअल मशीन में क्या होगा, ये आउटर कवर योक, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पोल कोर और पोल शू रहेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट करेंगे, कहने का मतलब हम लोग पोल्स क्रिएट करेंगे, और पोल्स कहने का मतलब हम लोग डेफिनेटली पेयर ऑफ पोल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ पोल्स क्रिएट करेंगे। तो अब होता क्या है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे आसान है, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है क्या करेंगे, एक कॉइल को लेंगे, एक वायर को लेंगे और ट्विस्ट करके सोलेनॉइड के फॉर्म में बना देंगे, बन गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने जो देखा था, डिस्कस किया था, सबसे आसान है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें कोर लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम लोग कोर लेंगे तो बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाएंगे। यानी बीच के स्पेस में, ये जो हमने कॉइल बनाया ना, इसके बीच के स्पेस में अगर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो अब पहले वाले के मुकाबले ये बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। वही मतलब समझो, चाहते तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ इस कॉइल से बना देते, यही वाला कॉइल काम करता, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता ये। ठीक है, इसमें वेरिएशन करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए, करंट को हम एक गिवन वोल्टेज पे आराम से वेरी करा सकते हैं, और करंट को वेरी कराएंगे तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, हम करंट को वेरी करा के फ्लक्स को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। लेकिन बेटर होगा कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हम एक कोर रख दें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, हमें फायदा मिलेगा, ये बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्यों? ओके, अब ध्यान से सब लोग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से सब लोग समझिए। होता क्या है, आपने देखा होगा और मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग उसके बहुत सारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम चीज़ों का क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेसिस हैं कि इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये। ठीक है, तो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन भी बहुत तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन कंडक्टिविटी, परफॉर्मेंस ऑफ कंडक्टिविटी, या ऑन द बेसिस ऑफ ईज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को, कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स में। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स पे। ठीक है, तो जाहिर है बहुत सारा बेसिस है, बहुत सारा पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चीज़ों को, मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब आपको लगता होगा ना कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर, उनके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं, कुछ मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, कुछ मटेरियल डाईमैग्नेटिक हो जाते हैं, ऐसा क्या होता होगा उनके अंदर? डेफिनेटली देखो, फेरोमैग्नेटिक का मतलब है इंटेंसली मैग्नेटाइजेबल, यानी जिनको बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा प्रभाव से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, जिनको मैग्नेटाइज करेंगे तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होगी, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इंटेंसली मैग्नेटाइजेबल। ठीक है, उस तरह पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, जिनको नहीं मैग्नेटाइज किया जा सकता है वो डाईमैग्नेटिक। ठीक है,
लेकिन मेरा सवाल क्या है कि आपने कभी सोचा है कि चीज़ों के अंदर, मटेरियल्स के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं, यानी जिनको मैग्नेटाइज करना इजी है और हाई इंटेंसिटी, हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी मैग्नेटाइज करने के बाद उनमें बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं मैग्नेटाइज किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को जो बीच बीच के हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद उनको थोड़ा सा मैग्नेटाइज किया जा सकता है। आपने देखा होगा एक परमानेंट मैग्नेट के नज़दीक में आप लोहे की कांटी को लेके जाओगे, नेल को, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो खुद भी दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन वही वुड को लेके जाएंगे हम लोग, लकड़ी को, तो कभी नहीं मैग्नेटाइज होगा। तो मटेरियल्स के अंदर डेफिनेटली आपको पता है कि यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में सारी चीज़ें बनी हुई किससे हैं? तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स से। और हर एक मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम्स से। और सभी एटम्स के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में, शेल्स और सबसेल्स में रोटेट कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो हर एक चीज़ तो एटम से ही बना है ना, हर एक मटेरियल एटम से बना है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना आसान है और मैग्नेटाइज करने के बाद उनसे हाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है और कुछ मटेरियल को बिल्कुल नहीं मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम लोग। ऐसा हो क्या जाता है उनके अंदर? तो आपने देखा है ना, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे ना, उन्हें पता था कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम, तो उस कंडक्टर के अंदर उसके सराउंडिंग में अपने आप मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, यानी डेफिनेटली हम लोग कई बार देख चुके हैं कि अगर कोई कॉइल है इस तरह से और कोई कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह, मान लो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा? तो राइट हैंड कर्ल रूल, हम लोग अपने फिंगर को कर्ल करके, मोड़ के करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, इन सारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इसीलिए इसका नाम है राइट हैंड कर्ल रूल, CURL। तो हम लोग क्या करेंगे? फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और थंब बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल किधर बना है, तो नॉर्थ पोल अंदर की तरफ बना है, यानी इसके सेंटर में क्रॉस करके हम दिखाएंगे कि इसका नॉर्थ पोल इधर बना है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ठीक है, अब होता क्या है कि हर एक एटम्स जो है ना, हर एक अब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एटम है, उसका अपना कॉन्फ़िगरेशन है और हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से ये तय होता है कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उसमें, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। हमने देखा है केमिस्ट्री में कि अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, थॉम्सन प्लम पडिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड सो ऑन, बहुत सारे मॉडल्स को हमने देखा। बोर्स एटॉमिक मॉडल्स ने कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे विजन को कहीं ना कहीं बहुत आसान बनाया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ पाए, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारा लिमिटेशन था, जिससे अल्टीमेटली हमें उसे भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। और अब हम लोग जो सबसे लेटेस्ट मॉडल पढ़ते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिंगरप्रिंट है, अपना एक सिग्नेचर है। जिस तरह होता है ना फिंगरप्रिंट हर एक पर्सन का यूनिक है, किसी और से मैच नहीं कर सकता है, उसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर से। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसके हिसाब से है तो वो एटम, उससे बने हुए मटेरियल हाईली मैग्नेटाइजेबल होंगे या लो मैग्नेटाइजेबल होंगे या नॉट मैग्नेटाइजेबल एट ऑल होंगे, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे या डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ये डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना एक डायरेक्शन में, वहां मैग्नेटिज्म अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो एटम्स के अंदर भी तो यही होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स और अलग अलग ऑर्बिटल्स में रोटेट कर रहे हैं। इनका अरेंजमेंट का पैटर्न भी अलग अलग है, जो हम लोग देखते हैं 2, 8, 18 है, इस तरह करके हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट के पैटर्न में भी एफबाउस प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं और हम लोग देखते हैं ना कि लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर है, वहाँ हम लोग देखते हैं कि +½ और -½ की वैल्यू हमें मिलती है। तो बड़ा यूनिक फीचर है। जिस तरह आपने प्लानिटरी मोशन में देखा है कि सन के चारों ओर हमारे जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स, तो उनमें 2 तरह का मोशन होता है। एक मोशन सन के सराउंडिंग में रोटेट करना,
सर्कुलर एंड इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में। सर्कुलर तो नहीं होता, ज़्यादा इलेप्टिकल होता है। और दूसरा अपने एक्सिस पे भी रोटेट करना, जैसे हमारा अर्थ 24 आवर्स में एक बार अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जैसे डे और नाइट होता है, उसके अलावा सन के चारों ओर रोटेट करता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी, डी ब्रुगलीज प्रिंसिपल से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का भी नेचर ड्यूअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। लाइट भी वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो वहाँ हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन पार्टिकल लाइक मोशन में जब हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होगा, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को +½ से डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज को -½ से डिनोट करते हैं। और पेयर होने पर ये दोनों में एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो जाहिर है जहाँ पे पेयरिंग होगी वहाँ मैग्नेटिज्म का इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइजेबल होगा, हाईली मैग्नेटाइजेबल, कौन सा लो मैग्नेटाइजेबल होगा और कौन सा बिल्कुल मैग्नेटाइजेबल नहीं होगा। यानी अल्टीमेटली ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना नहीं होना, ये सारे फैक्टर्स मिलके किसी चीज़ का, किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेबल होना या नहीं होना डिसाइड करते हैं। गॉट दैट? इतना समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग थे कि हम लोग इस तरह भी बनाते, बीच में एयर भी रहता तो भी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता, और अगर कोर लगाते तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता, लेकिन ये बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन पाता। ठीक है, अब देखो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि क्यों ये बेटर है। ठीक है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से होता क्या है कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है और एटम एज ए होल न्यूट्रल है। अब होता क्या है ना कि अलग अलग ऑर्बिट्स और अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं उसके वेव थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, आपने देखा होगा SPDF, हम लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल्स का शेप, ऑर्बिटल का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे ऑर्बिटल में रोटेट कर रहे हैं। अब होता क्या है ना कि दो चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो इस न्यूक्लियस का, जाहिर है हर एक चीज़ का अपना एक सेंटर होता है ना। एक बॉल भी अगर हम उठा लें तो इस बॉल का भी कहीं एक सेंटर होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि न्यूक्लियस का अपना एक सेंटर और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में यानी स्फेरिकल सेल्स और सबशेल्स में रोटेट कर रहे हैं ना, उनका अपना सेंटर। अब होता क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के हिसाब से, डी ब्रुगलीज इक्वेशन से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर और इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर दोनों तरह से होता है, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। ये कंसेप्ट है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के हिसाब से ये क्लाउड की तरह, स्फेयर की तरह चारों तरफ फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर है अगर स्फेयर की तरह है तो उसका भी एक सेंटर होगा। एक स्फेयर की तरह है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में तो उसका भी एक सेंटर होगा। ठीक है, और आगे चल के हमें पता चलता है कि प्रोटॉन्स भी ड्यूअलिटी को एग्जीक्यूट करता है, यानी प्रोटॉन्स का भी एक सेंटर है। तो होता क्या है ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्साइड करता है किसी में तो बहुत बेहतर है हमारे वर्किंग के लिहाज से। लेकिन होता क्या है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता है। जैसे सपोज दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और इनका भी सेंटर यहीं पे है, चलो कॉन्साइड कर गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन किसी में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं कॉन्साइड करता है। जैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। गॉट दैट? जैसे एग्जाम्पल में समझ लो, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो दो सर्कल बना के आपको दिखाते हैं। एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है। ठीक है, और दोनों का सेंटर यहाँ पे है तो दोनों के सेंटर की मैचिंग हो गई। ठीक है, इसका भी सेंटर यहीं पे, इसका भी सेंटर यहीं पे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल कुछ इस तरह से है, तो इसका सेंटर तो यहाँ है लेकिन इसका सेंटर यहाँ हो सकता है, हो गया। हो सकता है ये दोनों केस।
हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जिन एटम्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाते हैं वहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं कॉन्साइड करता है तो वहां क्या होता है, छोटे छोटे डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं कंसाइड किया, यानी एक ही पॉइंट पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं लाई कर रहा है, तो वहाँ छोटे छोटे डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इन डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। आगे आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो होता क्या है कि कुछ मटेरियल इंसुलेटर होते हुए भी उनके अंदर डाइपोल्स बनते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में असर की वजह से उन्हें पोलराइज किया जा सकता है। बताएंगे इनका मतलब, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस स्टडीज हैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए डाइपोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के कॉन्साइड नहीं करने से। ये हैं आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो जिस तरह किसी मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट होते हैं ना, उसी तरह मटेरियल्स के एटम्स के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मैग्नेटिक डाइपोल्स भी क्रिएट होते हैं। यानी सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल और सेंटर ऑफ साउथ पोल का कॉन्साइड नहीं करना। गॉट दैट? तो जिस मटेरियल्स में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये मैग्नेटिज्म का सेंटर नहीं कॉन्साइड करता है, सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल और सेंटर ऑफ साउथ पोल नहीं कॉन्साइड करता है, वो मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं। और उन मटेरियल्स के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स रहते हैं, बहुत छोटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बराबर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रेंज के, यानी 10⁻⁻10 के रेंज के। गॉट दैट? यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर उनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि सेंटर ऑफ नॉर्थ पोल और सेंटर ऑफ साउथ पोल कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इसलिए उनके हर एक एटम के अंदर एक छोटा सा डाइपोल बना हुआ है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स, हर एक एटम अपने आप में एक डाइपोल है, ठीक है। यानी हर एक एटम अपने आप में एक परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। और इस तरह से बहुत सारे डाइपोल्स रहेंगे। लेकिन होता क्या है, ये डाइपोल्स जिगजैग मैनर में है, यानी नेचुरली जब इनको रखते हैं तो ये डाइपोल्स जिगजैग मैनर में होते हैं। मींस अगर इतना बड़ा स्लैब है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो मैंने बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पहचान क्या है कि उनके अंदर सेंटर ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कॉन्साइड नहीं किया है। यानी हर एक एटम अपने आप में एक छोटा सा परमानेंट मैग्नेट बना हुआ है, हर एक एटम, ध्यान देना। तो हर एक एटम अपने आप में डाइपोल बना हुआ है, यानी हर एक एटम के अंदर दो मैग्नेटिक पोलरिटी डेवलप है, नॉर्थ और साउथ। और ये जिगजैग मैनर में है, यानी किसी का नॉर्थ इधर, किसी का साउथ इधर। इनका ओरिएंटेशन जो है ना डाइपोल का, वो जिगजैग मैनर में है। कुछ इधर, किसी का नॉर्थ इधर बना हुआ, साउथ इधर बना हुआ, किसी का नॉर्थ इधर बना हुआ, साउथ इधर बना हुआ, किसी का नॉर्थ इधर बना हुआ, साउथ इधर बना होगा। तो होता क्या है कि हर एक आइटम अपने आप में एक परमानेंट मैग्नेट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। लेकिन जब इस सैंपल को हमने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये इनका ओरिएंटेशन रैंडम हो गया, यानी जिगजैग मैनर में किसी भी तरह से, कुछ इधर है नॉर्थ, किसी का नॉर्थ इधर है, किसी का नॉर्थ इधर है। तो परमानेंट मैग्नेट तो है, लेकिन सब एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि इसका नॉर्थ तो हो सकता है इसका साउथ आ रहा हो सामने, इसका नॉर्थ तो हो सकता है इसका साउथ आ रहा हो सामने। तो सब परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन सबने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया है। यानी नॉर्मल स्टेट में इसके पास हम किसी मेटालिक मटेरियल को, खासकर आयरन के मटेरियल को ले जाएंगे, ये मैग्नेटाइज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला देंगे ना, जैसे ही मान लो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रहा है, नॉर्थ बना हुआ है, जैसे ही इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला देंगे, अब ये जो सारे डाइपोल्स जिगजैग मैनर में थे ना, सब अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन। यानी जैसे ही ये नॉर्मल था तो सब जिगजैग में था, सब मैग्नेट, सब छोटे छोटे मैग्नेट, सब छोटे छोटे डाइपोल एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे थे, कोई मैग्नेटाइजेशन हमें नहीं एक्सपीरियंस हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्लैब को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला देंगे ना, सारे जो डाइपोल्स हैं एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। यानी अब सारा डाइपोल ऐसे हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, सबका नॉर्थ एक ही तरफ अब हो जाएगा, सबका साउथ एक ही तरफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हर एक एटम, ध्यान से समझना, हर एक एटम में सेंटर ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कॉन्साइड नहीं कर रहा था।
एक स्पेसिफिक मटेरियल में, वैसे मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम एक छोटा परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन नॉर्मल केस में ये जिगजैग है, सारे मैग्नेट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे हैं, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे ना, ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अब ये छोटे छोटे सारे मैग्नेट्स मिलके एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से ये अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो वो खुद भी मैग्नेट बन जाता है। आपने देखा होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के साथ हटा दो तो वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। तो इसका अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाने में। गॉट दैट? और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोलराइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन। यानी इसके अंदर अब हुआ कि कैसे ये सारी चीजें, तो नॉर्मल केस में कुछ नहीं था, कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले गए तो डाइपोल के अलाइनमेंट से इसने अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लिया, यानी मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर लिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। गॉट दैट? आ रहा है समझ में? ठीक है, यानी ये जो खाली स्पेस था ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था एयर में। खाली स्पेस तो एयर है ना, एयर में मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से क्रिएट हुआ था? तो सिर्फ इस कॉइल के वजह से। तो मान लो एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ये B0 है, किसके वजह से क्रिएट हुआ? सिर्फ कॉइल की वजह से। अब इसके बीच के स्पेस में उस तरह से हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाकर रख दिया, तो यहाँ क्या हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके डाइपोल्स अलाइन हो गए एक डायरेक्शन में। अब इसने अपना खुद का मैग्नेटिज्म बना दिया, तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर गया ना। एयर में जो पहले से मैग्नेटिज्म था और प्लस इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने अपना मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लिया, तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर को अगर हम यूज करें तो हम बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि एयर में मैग्नेटिज्म सिर्फ इस कॉइल के वजह से बना, और जैसे ही इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाले तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक पोलराइजेशन हो गया, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, यानी ये खुद में मैग्नेट बन गया। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड था एयर में, प्लस इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म ऐड हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो जाहिर है अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर गई। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए मैग्नेटिक पोल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं ना, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कॉइल तो रहता है, लेकिन कॉइल को हम कहां रखते हैं? तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कोर पे रखते हैं। अब समझ में आ गया क्यों कोर यूज करते हैं? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक पोल्स रहेंगे मैग्नेटिक सर्किट के लिए, बीच में एक शाफ्ट रहेगा, जाहिर है शाफ्ट के अबाउट ही रोटेट कर पाएंगे, सिंपल लूप जनरेटर में भी शाफ्ट के अबाउट ही रोटेट करते थे कॉइल को, और इसके ऊपर अब यहां भी देखो मैग्नेटिज्म यहां से, मैग्नेटिक फ्लक्स को यहां से गुजरना है, तो डेफिनेटली इसको भी, इस कॉइल को भी, आर्मेचर कंडक्टर को भी एक कोर के ऊपर रखेंगे, वो कोर भी हमारा प्रेफरेबली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा। तो इस तरह से करके इन सारी चीज़ों को हम लोग बनाएंगे, ये आपका मेन मशीन हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली मेन मशीन में कम्यूटेटर होगा जिसका काम है रेक्टिफिकेशन करना। ठीक है, ये मशीन के फिट होंगे जिसके बेसिस पे हमने उसको खड़ा किया है। आगे चल के हम लोग फील्ड वाइंडिंग देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग में फिर आगे चल के और भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये पिक्चर दिख रहा है क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, प्रैक्टिकल जनरेटर में थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए प्रैक्टिकल जनरेटर कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल जनरेटर में कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज करके लिखते जाइए, पॉइंट वाइज करके लिखते जाइए। फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स के बाद इस तरह से कोलन देकर डैश दे दीजिए, और फिर पॉइंट वाइज लिखते जाइए कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है या दूसरा लगा दे क्लियर वाला? पता चल रहा है इसमें? पता चल रहा है अब? ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाइए और फिर हम लोग देखते जाएंगे। लिखिए आउटर मैग्नेटिक फ्रेम, पहला लिख लीजिए आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक, YOKE,
आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक। ये देखो, ये जो आउटर है ना, जो आउटर स्ट्रक्चर है जो पूरे मशीन को कवर प्रोवाइड कर रहा है, पूरे मशीन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पूरे मशीन का आउटर बॉडी है, वो योक है। इसका दो काम है, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, कवर प्रोवाइड करना, पूरे मशीन को होल्ड किए रहना अपने आप में, और दूसरा पर्पस है मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करना अपने थ्रू। ठीक है, तो जाहिर है ये मटेरियल हम लोग ऐसा चुनेंगे जो मैकेनिकली भी स्ट्रांग हो, क्योंकि पूरे मशीन को रखना है इसे अपने अंदर, पूरे मशीन को होल्ड किए रहना है, पूरे मशीन के स्ट्रक्चर को इसी के अंदर हम लोग माउंट करेंगे, पूरे मशीन का ये कवर बन के रहेगा। तो जाहिर है मैकेनिकली स्ट्रांग होना होगा, ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा काम इसका है मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करना, यानी मैग्नेटिज्म के पाथ को कंप्लीट करने में योगदान देना। यानी जाहिर है ये मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए जो हाईली परमेबल हो। गॉट दैट? तो ये हो गया आपका आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक। ठीक है, अब दूसरा पार्ट लिख लीजिए। एसेंशियल पार्ट्स में हम लोग हैं, दूसरे में आ जाइए। दूसरे में लिख लीजिए पोल कोर और पोल शूज। पोल कौन सा होगा? तो डेफिनेटली मैग्नेटिक पोल होगा। पोल कोर CORE एंड पोल शूज जूता वाला SHOES। वो कैसा होगा? तो वो इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? तो इसमें इस तरह से वाइंडिंग को हम लोग ले जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो पहले एक कोर ले लेते हैं और इस कोर के ऊपर वाइंडिंग्स को इस तरह से डाल देते हैं और फिर एनर्जाइज कर देते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। यहां भी वही करेंगे। कोर लेने से क्या फायदा हुआ आपको समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो चलो अब इन पूरे एसेंशियल पार्ट्स को एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। अभी पहले लिख लीजिए कि कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं, क्योंकि एक एक करके सब में आना है डिटेल से। पहले आप सिर्फ लिख लीजिए कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स हैं, फिर हम लोग एक एक करके डिटेल से उनमें आएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपने लिखा आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए पोल कोर्स एंड पोल शूज। CORE कोर एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स डेफिनेटली पेयर ऑफ पोल्स होंगे, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पोल्स डेफिनेटली 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिज्म में ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है कि पोल्स जब भी होंगे वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो किसी भी मशीन में मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पोल्स 2 है, 2 से कम पोल्स तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो पोल्स एक से ज़्यादा होगा, इसीलिए पोल कोर्स, कोर भी एक से ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली पोल शूज़ भी एक से ज़्यादा होगा। तो पोल कोर्स एंड पोल शूज़। थर्ड नंबर पे आ जाइए। अब जाहिर है कोर बनाएंगे तो उनमें कॉइल भी तो बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपको मैग्नेटिज्म बनाना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करना है, यानी कोर के ऊपर आपको कॉइल्स को माउंट करना है। ठीक है, तो पोल कोर्स और पोल शू होंगे जिनसे मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली उन पर कॉइल भी माउंट करेंगे। तो थर्ड नंबर पे लिख लीजिए पोल कॉइल्स। और जाहिर है इनसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसीलिए शॉर्ट में इनको फील्ड कॉइल्स भी बोलते हैं। तो पोल POLE पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। ठीक है, अब इसी तरह आर्मेचर कंडक्टर को भी माउंट करेंगे, तो एक कोर पे ही माउंट करेंगे। तो उसके बाद वाले पॉइंट पे आ जाइए आर्मेचर कोर। और डेफिनेटली आर्मेचर का कोर होगा, उसमें आर्मेचर के कॉइल्स को, आर्मेचर के कंडक्टर को माउंट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आगे लिख लीजिए 5th नंबर में आर्मेचर वाइंडिंग्स और कंडक्टर्स। चाहे तो उनको आर्मेचर वाइंडिंग्स भी बोल सकते हैं, आर्मेचर कॉइल्स भी बोल सकते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना है कि एक कॉइल्स कितने कंडक्टर्स को मिलकर बना होगा, कितने कंडक्टर्स से। सिंपल लूप जनरेटर में हमने देखा था ना, सिंपल लूप जनरेटर में हम लोग क्या करते थे, एक वायर लेते थे और वायर को ट्विस्ट करके इस तरह से एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेते थे, रेक्टेंगुलर कॉइल बना लेते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्मिनोलॉजी में, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्मिनोलॉजी में ये पूरा मटेरियल कंडक्टर है, लेकिन मशीन की टर्मिनोलॉजी में उसी मटेरियल को यूज़ किया हमने, उसी कॉइल को हमने यूज़ किया। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, लेकिन इसको यूज़ करके जब हम ट्विस्ट करके इस तरह से लूप बना देंगे, कॉइल बना देंगे, तब हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है और सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है।
इस पोर्शन को मशीन की टर्मिनोलॉजी में हम कंडक्टर नहीं कहते हैं, कंडक्टर नहीं कहते हैं, कंडक्टर नहीं कहते हैं। आगे बताएंगे आपको कैसे और क्यों, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मशीन की टर्मिनोलॉजी में सिर्फ ये पोर्शन कंडक्टर है, ये पोर्शन कंडक्टर है, यानी ये वाला कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है। इसको हम लोग एंड कनेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रंट कनेक्शन बोलते हैं। कंडक्टर का मटेरियल होते हुए भी उसको मशीन की टर्मिनोलॉजी में कंडक्टर नहीं बोलते हैं। तो एक कॉइल में कितने कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है 1 कॉइल इज इक्वल टू 2 कंडक्टर्स। और इसी से आगे चल के जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे नंबर ऑफ कॉइल के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आर्मेचर कोर होगा तो उस पर आर्मेचर की वाइंडिंग को रखेंगे, यानी आर्मेचर के कॉइल्स को रखेंगे। और इफेक्टिवली देखो तो हर एक कॉइल के अंदर 2-2 कंडक्टर तो हैं ही, यानी आर्मेचर कंडक्टर्स को रखेंगे। तो आपका 5th नंबर पॉइंट हो गया आर्मेचर वाइंडिंग्स और कंडक्टर, ठीक है। और आपने देखा कि जब आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था तो एक्सटर्नल सर्किट में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो कम्यूटेटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म स्प्लिट रिंग वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये एक्चुअल मशीन है। जिस तरह हम लोग सिंपल लूप जनरेटर में सिंपल लूप रेक्टेंगुलर कॉइल को लेके चलते थे, ठीक है, और प्रैक्टिकल मशीन में हमने देखा कि इसका जगह लेगा आर्मेचर। उसी तरह सिंपल लूप जनरेटर में रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम लोग सबसे बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्यूटेटर लेते हैं वो है स्प्लिट रिंग, और इसका जगह प्रैक्टिकल मशीन में कौन लेगा, कम्यूटेटर। तो अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट 6 नंबर पॉइंट कम्यूटेटर। यहाँ पे कम्यूटेटर है, ये विजुअलाइज हो रहा है, दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटर है। उसके आगे आ जाइए 7th नंबर पॉइंट में। तो हमने देखा था वहाँ स्प्लिट रिंग से एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्प्लिट रिंग से करंट को फ्लो कराते थे एक्सटर्नल सर्किट में, किसके हेल्प से, हाँ यस, ब्रश के हेल्प से, ब्रशेस के हेल्प से। क्योंकि ब्रश भी होगा तो कम से कम तो 2 होगा ही, क्योंकि 2 टर्मिनल्स है आपके पास। डीसी है तो कम से कम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल करके भी 2 टर्मिनल्स है। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रशेस का नंबर 2 से ज़्यादा भी होता है, किन किन कंडीशन पे डिपेंड करता है और क्यों 2 से ज़्यादा ब्रशेस लेते हैं, आगे चल के हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर पॉइंट में लिख लीजिए ब्रशेस एंड बियरिंग्स। ठीक है, ब्रशेस एंड बियरिंग्स। ब्रशेस का पर्पस इलेक्ट्रिकल है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेटर के अंदर से आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट कम्यूटेटर के अंदर जाएगा और कम्यूटेटर से ब्रश के थ्रू होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। यानी ब्रश का काम इलेक्ट्रिकल है, ब्रश का पर्पस इलेक्ट्रिकल है। लेकिन देखो जहाँ भी रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व है, ये पूरा का पूरा इसका बीच का जो रोटर है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक मशीन के अंदर, रोटरी मशीन के अंदर डेफिनेटली 2 पार्ट होगा। एक जो स्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा, दैट इज स्टैटर, और एक जो मूव करेगा दैट इज रोटर। यहाँ भी देखो एक स्टैटिक पार्ट है, कौन सा, आउटर फ्रेम और योक जो है ना आपका स्टैटिक है। उसके साथ हमने पोल कोर और पोल शू और उस पे पोल कॉइल और फील्ड कॉइल को माउंट किया है, वो भी स्टैटिक है। अंदर में शाफ्ट के ऊपर जो आर्मेचर कोर है वो रोटेटरी बॉडी है, यानी वो रोटर है। आर्मेचर के ऊपर जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो भी रोटेट करते हैं। तो एक शाफ्ट से किसी चीज़ को रोटेट कराएंगे, जाहिर है फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बियरिंग्स को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा साइकिल वगैरह में बॉल बियरिंग होता है, स्टील के मेटालिक बॉल्स को यूज़ करके बॉल बियरिंग बनाया जाता है। इंडस्ट्री में रोलर बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस मशीन के स्मूथर ऑपरेशन के लिए, स्मूथर रोटेशन के लिए हम लोग बियरिंग यूज़ करते हैं। तो जाहिर है इसका पर्पस मैकेनिकल है। ब्रशेस का पर्पस इलेक्ट्रिकल था, इसका पर्पस मैकेनिकल है। तो आपका 7th नंबर पॉइंट हो गया ब्रशेस एंड बियरिंग्स, यानी ओवरऑल डीसी मशीन्स। हालांकि आगे चल के हम लोग देखेंगे बहुत सारे और भी पार्ट्स होंगे इनमें, लेकिन जो बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं ना डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन्स में। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डीसी मोटर के लिए भी वैलिड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक जनरेटर अपने आप में मोटर है। हर एक मशीन से, हर एक रोटरी मशीन से जब चाहे हम जनरेटर का काम ले सकते हैं, जब चाहे हम मोटर का काम ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों में कोई फर्क नहीं है।
ठीक है। तो हम लोग जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है मोटर के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए कॉमन वर्ड हम लोग यूज कर देते हैं डीसी मशीन्स। तो डीसी मशीन्स के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन बेसिक इसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं, तो ये 7 हैं। कौन कौन सा, तो आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक, मैग्नेटिक पोल्स को बनाएंगे तो उनका कोर यानी पोल कोर, और बाद में आगे चल के आपको बताएंगे कि मैग्नेटिज्म को इंक्रीज करने के लिए और रिलक्टेंस को कम करने के लिए आगे उसका सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज कर देते हैं जूते की तरह, इसलिए उसका नाम पोल शू है। तो पोल कोर और पोल शू, उन पे कॉइल्स को माउंट करेंगे, तो पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। उसके बाद ये रोटरी बॉडी जिसमें एक्चुअल में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वहाँ एक कोर है आर्मेचर कंडक्टर्स को प्लेस करने के लिए, आर्मेचर कंडक्टर्स को होल्ड करने के लिए, तो वो है आपका आर्मेचर कोर। इसके ऊपर आर्मेचर कंडक्टर्स माउंट होंगे या कॉइल्स, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉम्यूटेटर होगा, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कॉम्यूटेटर से होकर ब्रश से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट में ये ब्रशेस और यहाँ पे लगने वाले दोनों छोर पे लगने वाले बियरिंग्स, चाहे वो बॉल बियरिंग हो या रोलर बियरिंग हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। गॉट दैट? यानी ये 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स होंगे मशीन में। फिर से याद करते हैं हम लोग कौन कौन सा पार्ट्स। तो पहला आउटर मैग्नेटिक फ्रेम और योक, दूसरा पोल कोर्स और पोल शूज, तीसरा पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स, चौथा आर्मेचर कोर, पांचवा आर्मेचर कंडक्टर्स और कॉइल्स, छठा कॉम्यूटेटर, सातवां ब्रशेस और बियरिंग्स। आ गया समझ में? ये 7 बेसिक एसेंशियल पार्ट्स हैं। आया समझ में? ठीक है। अब एक एक करके इन 7 पार्ट्स को हम लोग एक एक करके अब डिटेल से देखेंगे। अगले टॉपिक में आ जाइए। अब टॉपिक दे दीजिए योक, YOKE। अब जाहिर है ये जो आउटर कवर है यही आपका योक है। योक के अंदर लिख लीजिए द आउटर फ्रेम ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड योक। फुल स्टॉप देके एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए इट सर्व्स, सर्व करना यानी सेवा देना, इट सर्व्स डबल पर्पज। ठीक है। तो ये जो मशीन का आउटर फ्रेम है, ठीक है, आउटर कवर जो है ना उसको हम लोग योक कहते हैं, और ये डबल पर्पज को सर्व करता है, यानी डबल इसका काम है, डबल पर्पज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। डबल पर्पज के बाद इस तरह कोलन देके डैश दे दीजिए, दोनों पर्पज को एक एक करके लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल्स एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स mechanical support to the whole machine and acts as a and further acts as a protecting cover for the whole machine। सेकेंड पर्पज में आ जाइए। पहला पर्पज आपको पता चल गया, दूसरे पर्पज में आ जाइए। लिख लीजिए इट प्रोवाइड्स इट कैरीज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल्स। फुल स्टॉप देके उसी में सेकंड नंबर पॉइंट में ही एक लाइन और लिख लीजिए इट हेल्प्स टू कंप्लीट द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। फुल स्टॉप दे दीजिए। ठीक है। तो डेफिनेटली जो आउटर कवर है इस पूरे मशीन को सपोर्ट दे रहा है, इस पूरे मशीन को होल्ड किए हुए है। इसके साथ जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं वो तो इसके साथ अटैच हैं ही। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे इसके साथ पोल कोर्स को अटैच करते हैं। ठीक है। तो इसके साथ सारे स्टैटिक पार्ट्स भी अटैच हैं, और बाद में बॉल बियरिंग के थ्रू रोटरी पार्ट भी अटैच हैं, वो भी डेफिनेटली इसके अंदर ही हैं। तो ये आउटर फ्रेम की तरह एक्ट करता है, ये पूरे मशीन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे मशीन को होल्ड किए रहता है, पूरे मशीन का प्रोटेक्टिव कवर की तरह एक्ट करता है। ये सब मिलके बना इसका पहला पर्पज़। यानी पहला पर्पज़ प्योरली मैकेनिकल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पूरे मशीन को अपने आप में होल्ड किए रहना, पूरे मशीन का कवर बन के रहना। ठीक है। तो पहला पर्पज़ मैकेनिकल है। दूसरा पर्पज़ क्या है, तो वो अपना इलेक्ट्रिकल है, और इलेक्ट्रिकल में भी मैग्नेटिक है। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलके एक ही सब्जेक्ट है, एक ही एनालिसिस के 2 पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दूसरा पर्पज़ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से है, उसमें भी मैग्नेटिक सर्किट के हिसाब से है। दूसरा पर्पज़ क्या है, तो ये हमें मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, अपने से होके मैग्नेटिक फ्लक्स को गुजरने देता है। तो डेफिनेटली अब कोर का मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से
पहला है आउटर कवर बन के रहना, पूरे मशीन को सपोर्ट करना, तो जाहिर है ये मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसकी हायर होनी चाहिए, सो दैट कि बेटर मैग्नेटिज्म ये प्रोवाइड कर सके। यानी इसको हम ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जो मजबूत भी हो और मैग्नेटिक परमेबिलिटी उसकी हायर भी हो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो मशीन, अब जाहिर है इन दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। यानी हम मटेरियल ऐसा लेंगे जो स्ट्रांग भी हो और उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हायर हो, तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। जितना बेटर, जितने फाइन क्वालिटी के मटेरियल को हम लेने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, हम लोग रोलिंग करते हैं मटेरियल पे। ठीक है, आगे चल के आपको बहुत सारा मटेरियल का टाइप बताएंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम लोग रोलिंग करते हैं, वहाँ हम लोग जो स्टील यूज़ करते हैं वो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, यानी CRGO स्टील होता है। सबका अपना फ़ायदा है, अपना पर्पज़ है। ठीक है, तो यहाँ हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो फाइन क्वालिटी स्टील यूज़ करेंगे, हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील को यूज़ करेंगे आउटर फ्रेम बनाने के लिए। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी मिलेगा स्टील की वजह से, और हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील रहेगा या रोल्ड स्टील रहेगा। आगे आपको बताएंगे रोलिंग हम लोग करते हैं। जैसे मान लो स्टील का एक स्लैब है, सपोज दैट स्टील का एक स्लैब हमने ले लिया। इस स्लैब पे होता क्या है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लोग देखें तो मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन जिगजैग मैनर में रहता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्रेन्स बोलते हैं। आपने लकड़ी में भी देखा होगा, लकड़ी पे आपने देखा होगा कि लकड़ी पे इस तरह से धारियां रहती हैं ना, और जब बढ़ई इनको छील के प्लेन करने की कोशिश करता है तो कभी कभी धारियों के अलॉन्ग रेसा निकलता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, ऊपर से आपको दिख रहा है, इसका मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट वैसा होता है। तो इसी तरह कास्टेड मेटल्स का, स्टील का, एलॉयज का भी मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बांध के रखा है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। जिस तरह एटॉमिक बॉन्डिंग होती है उसी तरह मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी होती है। तो इसके मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन जिगजैग मैनर में है, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर। जब नॉर्मली किसी चीज़ को हम कास्ट करके निकालते हैं, यानी ढाल के निकालते हैं, मोल्टन मेटल को हमने एक सांचे में डाला और बाद में ठंडा होने के बाद जब उस सांचे को हमने हटा दिया तो कास्टिंग हो गई। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग, मोल्डिंग एंड कास्टिंग। यानी किसी मेटल को हमने पिघला दिया, किसी एलॉय को भी पिघलाते हैं, उसको एक सांचा में डाल देते हैं हॉट रहने पर, और बाद में ठंडा होने देते हैं, तो सांचा का जो शेप होता है, मोल्ड का जो शेप होता है, उसके हिसाब से वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। तो जैसे ही कास्टिंग करके किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को, किसी एलॉय को निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट जिगजैग होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको रोलर से गुजार देते हैं, दोनों साइड में रोलर लगा के प्रेस करके रोलर से गुजार देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोलिंग। रोलिंग से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स पहले जिगजैग थे ना, अब सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। कैसे? उधर डाइपोल अलाइन होता था, तो डाइपोल का मैग्नेटिक पर्पस था, यहाँ भी मैग्नेटिक पर्पस होगा। यहाँ मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाएगा, हम लोग उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्रेन्स। मॉलिक्यूलर ग्रेन्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत आसानी से ये पास होने देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील में भी रोल्ड स्टील यूज़ करते हैं, यानी स्टील की रोलिंग कर देते हैं। रोलिंग करने से मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो गया और परमेबिलिटी और हायर हो गई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को और आसानी से अपने से होके गुजर के पास होने देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील, रोल्ड स्टील हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट क्या है। जैसे डीसी जनरेटर मान लो खिलौना के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमको बहुत फाइन क्वालिटी नहीं चाहिए, वहाँ हमें चाहिए कि हम सस्ता बना पाएँ, तो वहाँ पे कभी कभी कास्ट स्टील से भी काम चल जाता है। समझ में आ रहा है? जो बड़े मशीन हैं जहाँ हमें बेटर एफिशिएंसी चाहिए, डेफिनेटली वहाँ हम हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला स्टील और रोल्ड स्टील यूज़ करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है हमारा टारगेट क्या है। ऐसे जगह जहाँ हमारे लिए क्वालिटी बहुत मायने नहीं रखता है, जैसे छोटा सा अगर जनरेटर हम बनाएं या छोटा सा मोटर बनाएं जो आपके कार के अंदर, खिलौनों के अंदर लगता है, तो डेफिनेटली वहाँ क्वालिटी से ज़्यादा हमें सस्ता होना हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग कास्ट स्टील भी यूज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ याद रखना है, जहाँ भी बड़े मशीन होंगे, जहाँ हमारे लिए एफिशिएंसी मायने रखती है, जहाँ हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना है, वहाँ डेफिनेटली कोल्ड रोल्ड स्टील यूज़ करेंगे, हाई सिलिकॉन कंटेंट स्टील यूज़ करेंगे, रोल्ड स्टील यूज़ करेंगे। वहाँ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील नहीं यूज़ करेंगे। आ गया समझ में मतलब? जी सर। ठीक है, ओके।
अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, आउटर फ्रेम और आउटर जो आपका जो योक जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आउटर फ्रेम है, इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक स्लैब लेंगे, ठीक है। खासकर अगर बड़ा मशीन है तो डेफिनेटली हमारे लिए एफिशिएंसी मायने रखती है, हमें लॉसेस को कम करना है। हम हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील को लेंगे, स्टील के स्लैब को इस तरह लेंगे और स्लैब को रोलिंग करा देंगे। आपको बताया मैंने कि रोलिंग का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो रोलिंग का मतलब 2 रोलर लगे होंगे, 2 रोलर से प्रेस करके ये दोनों रोलर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है। एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, और इसके अंदर से स्लैब को गुजार देंगे। ऐसे ही स्टील को हम लोग बोलते हैं रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील, ठीक है। रोलिंग करने से फायदा क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ग्रेन्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो ग्रेन्स है, मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट, रोलिंग करने से एक डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गए। एक डायरेक्शन में अलाइन होने से फायदा क्या हुआ, अब परमेबिलिटी हायर हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने का रास्ता इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होके जाने का मिल गया, और मॉलिक्यूल्स सारे एक डायरेक्शन में अलाइन है, यानी एक डायरेक्शन में बेटर परमेबिलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब जब रोलिंग हमने कर दिया ना, तो अब इसको लेंगे और ऐसे घुमा के आउटर फ्रेम बना देंगे। गॉट दैट। जैसे सपोज दैट जैसे ये स्लैब है, स्लैब पे हमने रोलिंग कर लिया, और रोलिंग करने के बाद मैंड्रेल पर लेके, हमेशा ध्यान में रखना मैंड्रेल, मैंड्रेल का मतलब होता है धुरा, यानी एक सिलिंड्रिकल मटेरियल जिसके ऊपर हेवी मेटल्स को हम शेप करते हैं, दैट इज मैंड्रेल। तो मैंड्रेल पे लेंगे, इस स्लैब को पहले हमने रोलिंग कर दिया है, रोलिंग करने से ये रोल्ड स्टील बन चुका है। अब मैंड्रेल पे लेके इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में इसको मोड़ देंगे, इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया आउटर फ्रेम, और बस तब लास्ट एंड में वेल्डिंग करके इसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा। लास्ट एंड में वेल्डिंग करके ज्वाइंट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। हमने स्लैब लिया, स्लैब पे रोलिंग कर दी, रोलिंग करने की वजह से मॉलिक्यूलर ग्रेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्रिएट हो गई। उसके बाद इसको हमने ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ के नीचे ले जाके ज्वाइंट कर दिया। गॉट दैट, ठीक है। अब पॉइंट्स को लिख लीजिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें क्वालिटी से ज़्यादा मशीन के लिए सस्ता होना जरूरी है। जैसे छोटे मशीन्स ले रहे हैं जो खिलौने में यूज़ होने वाले ले रहे हैं, वहाँ क्वालिटी कोई बहुत मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा लॉसेस हो भी जाएगा कोई बात नहीं, वहाँ हमें सस्ता मशीन चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ हमारे लिए क्वालिटी मैटर करता है, डेफिनेटली वहाँ मटेरियल हमें हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला मटेरियल और रोल्ड स्टील वाला मटेरियल लेना होगा। इसी पॉइंट को लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इन स्मॉल जनरेटर्स वेयर चीपनेस यानी सस्तापन, CHEAPNESS रैदर देन वेट, और डेफिनेटली कास्ट स्टील यूज़ करेंगे ना तो क्वालिटी भी ख़राब होगी और वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन छोटे मशीन्स में हमारे लिए मायने नहीं रखता है। छोटे मशीन में अगर हमारा टारगेट है कि किसी भी तरह करके मशीन को सस्ता बनाना है, तो वहाँ ये सब चीज़ें, ये क्वालिटी, ये वजन मायने नहीं रखता है। तो इसी के बारे में हम लोग हैं, इन स्मॉल जनरेटर्स वेयर चीपनेस रैदर देन द एफिशिएंसी एंड वेट, द एफिशिएंसी एंड वेट, वजन वाला, is the main consideration, is the main consideration। कॉमा देके आगे लिखिए, yolks are made of, yolks are made up of, yolks are made up of cast iron। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कास्ट क्या होगा। तो कास्टिंग एक प्रोसेस है जहां मोल्टन मेटल को लाके जिस शेप में आपको बनाना है उस शेप का मोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। मोल्ड मतलब सांचा, और वहां मोल्टन मेटल को डाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं, कूलिंग होने देते हैं। कूलिंग की वजह से सॉलिडिफिकेशन होता है मेटल्स का और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कास्टिंग करेंगे ना तो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट जिगजैग मैनर में होगा।
यानी कभी भी जब मॉलिक्यूल जिगजैग है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के हेल्प से एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, तो कभी भी बेटर परमेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। और दूसरा वो आयरन है, आप अगर देखो तो स्टील का मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा होगा या सिर्फ आयरन का मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा होगा? नहीं, स्टील का मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा होगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म के अंदर दो टाइप के मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं जो आपको आगे बताएंगे, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। जैसे ही हम लोग स्टील यूज करेंगे ना हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील से, ठीक है, तो इसमें से हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज कर देंगे। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हमें पतले शीट्स में काटना पड़ता है, आगे चल के बताएंगे, लेमिनेट करना पड़ता है, लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस के लिए ये मायने रखता है, बताएंगे दोनों लॉसेस आपको आगे चल के। तो बेटर मैग्नेटिज्म के लिए हमें स्टील यूज करना है, बेटर स्ट्रेंथ के लिए हमें स्टील यूज करना है, हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील को यूज करना है, रोल्ड स्टील को यूज करना है। लेकिन यहाँ क्या है, आपके लिए चीपनेस मायने रखता है, आपके लिए सस्ता होना आपकी प्रायोरिटी है, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो यहाँ कास्ट आयरन से ही काम चला लेते हैं। यानी वैसे केस में जहाँ चीपनेस हमारे लिए मेन कंसिडरेशन है, वहाँ हम लोग वेट के मुकाबले एफिशिएंसी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ज़्यादा वजन हो तो भी चलेगा, हमें सिर्फ सस्ता चाहिए, तो वैसे केस में हम लोग कास्ट आयरन से भी काम चला लेते हैं। तो ये आपका वो पॉइंट था, ठीक है, कास्ट आयरन वाला। अब आ जाइए दूसरे नंबर पॉइंट पे, फिर उसी तरह इम्प्लाइज का साइन देके कि ये तो हो गया छोटे मशीन में हमने देख लिया, लेकिन हाँ जहाँ आपके लिए एफिशिएंसी मायने रखता है बड़े मशीन में, वहाँ क्या करेंगे, तो लिख लीजिए बट फॉर लार्ज मशीन्स यूजुअली कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील, ROLLED, रोल्ड स्टील आर यूटिलाइज्ड। इज यूटिलाइज्ड लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, एक ही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रोल्ड स्टील इज यूटिलाइज्ड और इज एम्प्लॉयड, ठीक है। और मॉडर्न प्रोसेस इसको बनाने का क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक स्लैब लेंगे, ठीक है, हाई सिलिकॉन कंटेंट वाले स्टील का एक स्लैब लेंगे, उसको रोलिंग कर देंगे, रोलिंग करने से मॉलिक्यूलर ग्रेन्स का अलाइनमेंट हो गया, परमेबिलिटी हायर हो गई, तब उसको ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ के लास्ट एंड में, बॉटम एंड में वेल्डिंग करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, किस चीज़ पे करेंगे, तो मैंड्रेल के हेल्प से, यानी धुरा के हेल्प से, यानी वो मेटालिक स्ट्रक्चर जिस पे रख के हम चीज़ों को बेंड किया करते हैं, मेटल्स को हम शेप दिया करते हैं, वो मैंड्रेल है। तो ये आपका मॉडर्न प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, फिर इम्प्लाइज का साइन देके। जाहिर है इन दो प्रॉपर्टीज़ के वजह से, इन दो पर्पजेज़ को सॉल्व करना है योग को, तो इन दोनों चीज़ेज़ में, दोनों चीज़ों को लिख लीजिए। अगले पॉइंट में लिख लीजिए द योग शुड, हमने देखा कि योग का काम दो है, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, आउटर कवर प्रोवाइड करना, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी का पाथ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो डेफिनेटली मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर सके, यानी मटेरियल स्ट्रांग भी हो और मटेरियल हाईली परमेबल भी हो। लिख लीजिए योग शुड पोजेज सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड शुड हैव हाई परमेबिलिटी, ठीक है। फिनिश करें हम लोग, ओके, थैंक यू।